साबित हो रहा है। हेमंत जी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, मैं समझता हूं कि विपक्ष के लिए खुश होने का मौका नहीं है ये, बल्कि विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी है। क्योंकि ये मोदी सरकार विपक्ष की जो मजबूत विपक्ष है उससे निश्चित रूप से डरी हुई है, लेकिन बहुत ही लुका छिपी खेल रही है। वह जो लैटरल एंट्री का जो मामला है, तो मैं समझता हूं कि इसको पूरी तरह वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो खारिज करने की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है देश में कि लैटरल एंट्री हो, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये जब ये कह रहे हैं कि ये आरक्षण का मसला, तो आरक्षण से क्या होगा? अभी जिस तरह जिन शर्तों पर ये बहाली करना चाह रहे हैं, तो कारपोरेट जगत से सिर्फ अगर लेंगे तो कारपोरेट जगत में कितना प्रतिशत है एससी एसटी ओबीसी का? सिर्फ 6% के आसपास में है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है उससे। तो वो तो होगा ही नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल वाला तो फंडा वहां लगा ही देंगे ये। तो इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और ये पूरा सैद्धांतिक रूप से इसको खारिज किया जाना चाहिए कि लैटरल एंट्री नहीं हो। लैटरल एंट्री से हम सहमत नहीं है, और कांग्रेस की सरकारों ने कभी लैटरल एंट्री नहीं की है। ये हम सब लोग इस बात से सहमत हैं। उसमें मनमोहन सिंह का और नीलकर्णी का उदाहरण हो, और मोन्टेक्सी का, अहलुवालिया का उदाहरण, ये सारा उदाहरण जो है वो उसमें फिट नहीं बैठता है। ये झूठ बोल रहे हैं। अब रही बात कि सरकार इस तरह के जो निर्णय ले रही है, आखिरकार क्या करे? उसमें उनके सहयोगी भी आंख दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि शायद ये कुछ अंदर खाने भी खेल कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, चाहे दलित नामधारी जितने ही इनके नेता हैं, वो बहुत ही गंभीर मुद्दों पर इनसे टकरा नहीं रहे हैं। अब जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का, और उन्होंने एक सुझाव दिया कि इसमें आप क्रीमी लेयर लगाइए, तो उस मसले पर प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने इतना बड़ा झूठ बोला कि हम क्रीमी लेयर किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। क्रीमी लेयर के बारे में उनसे कौन पूछ रहा था? जिस सवाल का जवाब उनको देना ही नहीं था, उस सवाल का जवाब दे रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रीमी लेयर लगाने की कोई आदेश दिया नहीं है। वो तो उसका एक सुझाव है, जिसको आप माने ना माने वो सरकार की मर्जी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता खोल दिया, उस रास्ते को बंद करने के लिए सरकार ने कोई बात नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। तो उस पर चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा, उस पर जीतन राम मांझी ने कुछ नहीं कहा। उसके 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 अलावा जाति जनगणना का जो सवाल है, जो राहुल गांधी जिसको मजबूती से उठा रहे हैं, जो विपक्ष की ओर से लगातार मांग हो रही है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा ले रहे हैं? जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप क्यों नहीं चाहते हैं कि वो चीजें साफ हो जाए? आप बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। तो एक इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि भटकाने की भी कोशिश है, क्योंकि अभी देखिए कि हरियाणा की जो सरकार है, उस सरकार ने कितना असंवैधानिक और कितना गैर कानूनी निर्णय लिया है कि उसने कैबिनेट से ये पास किया कि एससी एसटी कोटा में हम वर्गीकरण करेंगे। जो 20% यहाँ रिजर्वेशन है एसटी को, उसमें से 50% जो है वो उसमें जो अत्यंत कमजोर जातियां हैं, जो खांसी पर है, उनको हम रिजर्वेशन देंगे। और ये निर्णय लेकर के कैबिनेट का प्रस्ताव उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा है। एक तो ये जो सरकार है, इलेक्शन की तारीखें घोषित होने के बाद इस सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। अब तो कम चुनाव सरकार है, आपको सिर्फ रोजमर्रे की कुछ काम को देखना है, आपको कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेना है। लेकिन आपने एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया और उसको आपने चुनाव आयोग के पास विचार के लिए भेजा है। ये तो अपने आप में संविधान का मजाक बनाना है कि संविधान में जो आपके लिए नियम और शर्तें बना रखी है उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं। तो एक तरफ आप इस तरह का निर्णय लेते हैं, इसलिए ताकि ये जानते हैं कि चुनाव आयोग इतना ये मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो इनको कुछ इसमें मौका दे, वो टर्न डाउन होना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक इशू बनाना चाहते हैं हरियाणा के चुनाव में कि देखिए हम तो चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक हिस्सा है जो वर्गीकरण के पक्ष में है, तो उसको एक राजनीतिक इशू बनाने के लिए कैसे असंवैधानिक निर्णय ही लेते हैं। तो ये जो काम जो ये कर रहे हैं बीजेपी की ओर से, जो लगातार जो मैं जो कह रहा हूं कि जो लुका छिपी का जो खेल है, वो इसमें देखने की जरूरत है कि कहां ये अपने सहयोगियों को सामने रख करके कर रहे हैं और किस तरह यहां अपनी ओर से जो कुछ करवा रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा आरक्षण को लेकर के, कल जैसे भारत बंद है, मैं समझता हूं कि जैसे कि ये शायद राकेश जी ने इस बात को कहा या शकील साहब ने कि मायावती जी को बाहर निकलना चाहिए कल, क्योंकि और समर्थन कर रही है।
लेकिन मायावती जी को लेकर के भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जो एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें एक लड़की की हत्या हुई, वो मामला बाद में ये ऑनर किलिंग का मामला निकला है और प्रेम प्रसंग का मामला था। और उस मामले में बीएसपी के लोगों ने और सोकॉल जो इनके जो समर्थक लोग हैं, उन लोगों ने वहां जाकर के 40-50 घरों में लूटपाट की और उसको एक तरह से उसको यादवों के खिलाफ पूरा माहौल वहां बनाने की कोशिश की। तो इनकी जो राजनीति है वो बीजेपी की राजनीति की लाइन पर कैसे ये आगे इनके लोग बढ़ रहे हैं, उसका पूरा मुजफ्फरपुर में और बिहार में इसका नमूना देखने को मिला है कि दिल्ली से लोग गए थे, एक अभिषेक जाटव नाम का एक कोई फेसबुक पर समझिए कि मैं उसको कहता हूं शायद वो रविदास लोगों में वो एक करनी सेना पैदा हो गया हुआ है जिसका। तो ऐसे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि ताकि जाकर के पूरा जो माहौल है, जो सोशल जस्टिस का जो एक पूरा जो सामाजिक ढांचा है, उसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो एक उनकी मायावती जी की भी भूमिका इसमें आप देखिए कि क्या कर रहे हैं। तो कल तो इसका टेस्ट है, अब चिराग पासवान भी सड़क पर अगर उतर जाए तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़े इशू पर बोलने के बदले में वो कुछ ऐसे इशू पर बोलते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी से उनकी ट्यूनिंग रहती है। उस ट्यूनिंग के आधार पर ही वो बोलते और पीछे हटते हैं, वो टकराने की स्थिति में नहीं है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में अगर उनके सहयोगी कुछ बोल रहे हैं तो इसलिए कि बोलने के लिए थोड़ा स्पेस उनको मिला हुआ है, लेकिन टकराव की स्थिति आ जाएगी, मुझे अभी इसकी संभावना नहीं दिख रही है। अभी विपक्ष को ही टकराने के लिए, उनके साथ आंख से आंख लड़ाने के लिए मुझे लगता है कि मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। और राहुल गांधी को मैं समझता हूं कि वो ज्यादा संकट है वो ये है कि ये राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से लेकर के और उसके बाद संसद में मोदी जी को, उनकी सरकार को और उनकी पार्टी को पूरी तरह से ये जनता के बीच में इस रूप में स्थापित कर दिया है कि ये आरक्षण के विरोधी हैं, ये संविधान के विरोधी हैं। इनके ऊपर ये भी पूरी तरह से फिट कर दिया है कि पूरा हिंदू समाज नरेंद्र मोदी जी नहीं है, पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और ये जो संसद के बाहर कर रहे थे वही बात इनको संसद के भीतर कर रहे हैं। इनके ऊपर ये पूरी तरह से स्थापित कर दिया है कि संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के तमाम सीबीआई, आईटी और ईडी तमाम संस्थाओं का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आरएसएस को लेकर के कैसे तमाम जगहों पर आरएसएस के लोगों की भर्तियां कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान के अनुसार देश नहीं चलाए, ये आरएसएस की मर्जी के अनुसार ये देश को चलाना चाहते हैं। अब ये खबर आई अभी हाल में कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उन्होंने कहा है कि हम पैसे का संकट झेल रहे हैं और इसलिए जो हमारी बहुत सारी संपत्तियां हैं वहां से किराया वसूली हो और कुछ संपत्तियों को हम लीज पर दे दें। तो ये बताइए कि एक तरफ जिसको आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट कहते हैं उसके लिए पैसा नहीं है आपके पास, उनके संसाधनों को, उनकी जमीन को, उनके एसेट्स को आप चाहते हैं कि उनको गिरवी रख दिया जाए, उनको चढ़ा दिया जाए किराए पर। तो ये जो संकट जो पैदा हुआ है, तो इस संकट में राहुल गांधी ने इस बात को पूरी तरह स्टैब्लिश किया है और ये इनके लिए दिक्कत ज्यादा परेशानी पैदा करता है। तब ये इनको हमेशा कोशिश करनी होती है कि हम अपने आप को साबित करें कि नहीं हम जो है आरक्षण की चिंता हम भी कर रहे हैं, हम भी संविधान की चिंता कर रहे हैं। इसलिए जब ये संसद में जाते हैं तो संविधान की कॉपी उठा करके माथे पर लगाना शुरू कर देते हैं, कभी ये संसद के सामने साष्टांग हो जाते हैं। तो ये देश को एक तरह से धोखा देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसको पकड़ लिया हुआ है बहुत मजबूती से और बार बार लोग के मजाक उड़ाए जाने के बावजूद उनके अपने लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मानते नहीं है। वो लगातार इसी पर स्ट्राइक करते हैं और इसी से तिलमिलाते भी है। उन्होंने साबित किया कि लोकसभा के स्पीकर कैसे वो अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं और प्रधानमंत्री जी के सामने दंडवत हो जाते हैं, कैसे राज्यसभा के सभापति महोदय जो सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ करके और विपक्ष को सरकार की तरफ से जवाब देना शुरू कर देते हैं, लोगों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्थिति आई है, इस स्थिति में जो ये सब जो बिल वापस लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से विपक्ष आज की तारीख में मजबूत है,
लेकिन ये मैं समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस आज की तारीख में ये उनको चुनौती मिल रही है, लेकिन उनका जो पूरा डिजाइन है, उस डिजाइन में वो अब इतने शातिर हैं कि उसको बहुत जल्दी वो अपनी हार कबूल नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि हमको कुछ टैक्टिकल लाइन लेकर के और इनसे भिड़ना चाहिए। इसीलिए वो टैक्टिकल लाइन, जब देखा गया कि कल वो भारत बंद है, आज एन मौके पर ये निर्णय आया है। आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी को सब देखिए कि आखिरकार मकसद इसके पीछे क्या है, कि ये चीजें लोगों के बीच में जाए और चीजें थोड़ा टोन डाउन हो। इनको पूरी तरह से रिपोर्ट है देश भर से कि अच्छा खासा विरोध कल होने जा रहा है। किसके खिलाफ जाएगा? ये इनके खिलाफ जाएगा। तो जो मैंने कहा कि जो पूरा जो इनके ऊपर इनके बारे में माहौल बन चुका हुआ है कि ये आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, तो ये चीजें जितना डिस्कस में आएंगी, जितना इसको लेकर के नारेबाजी होगी, जितना देश में माहौल बनेगा, इनके खिलाफ ही जाना है इन चीजों को। तो ये हमेशा टैक्टिकल लाइन लेकर के इसको टोन डाउन करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको टोन डाउन करने के लिए 100 सांसद उनसे मिलने के लिए, कौन लोग थे उसमें? सारे के सारे इनके ही लोग थे, ज्यादातर उसमें इनके ही लोग थे जो अगुवाई कर रहे थे। बाकी लोग उसमें उस भीड़ का हिस्सा थे उसमें, ताकि वो माहौल बने कि नहीं। प्रधानमंत्री जी इतने चिंतित है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, न क्रिमिनल लागू होगा, न छेड़छाड़ होगा, और जो होना है वो तो सामने होना शुरू हो गया है। तो ये एक माहौल ये बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में फिर अपनी पुरानी बात दोहराऊंगा कि ये जो खासकर लैटरल एंट्री के बारे में, इसमें विपक्ष को अड़ना चाहिए कि इसको एज ए पॉलिसी मैटर खत्म किया जाए। इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए लैटरल एंट्री। आप विशेषज्ञों को लाइए, बहुत सारा उदाहरण है, विशेषज्ञ लोग आए हैं और उन्होंने देश की अच्छी सेवा की है। वो कोई नौकरशाह बनकर के नहीं आए हैं, वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ के रूप में सरकार में लाए गए, जिनका नाम अब सब लोगों ने लिया। तो ऐसे लोगों को लाइए आप। ये ऐसे लोग आवेदन देकर आते हैं क्या? ऐसे आप कहिएगा ऐसे लोगों को आवेदन देकर आने के लिए, तो वो तो आपका ऑफर लात मार देंगे उस पर। वो तो आवेदन देकर के जो लोग आता है, मैं समझता हूं कोई विशेषज्ञ हो ही नहीं सकता है। किसी भी कीमत पर विशेषज्ञ नहीं होगा वो जो आवेदन देकर के आएगा। तो यहीं पर ही झूठ बोल रहे हैं कि हम विशेषज्ञों को लेना चाहते हैं। विशेषज्ञ आवेदन देकर के नहीं आता है, आवेदन देकर के तो नौकरी करने के लिए लोग आते हैं। तो ये चाहते हैं कि आरएसएस के लोगों को भरा जाए, उनको सीधे एंजॉय करने के लिए दिए जाए। उनको ठीक कहा शान जी ने कि उनको लाइजनिंग की जरूरत क्यों पड़े, वो सीधे आकर के बैठे और निर्णय ले अडानी जी अंबानी जी के पक्ष में। तो ये चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को और कांग्रेस को ये चाहिए कि पूरा नीतिगत रूप से इसको वापस लिया जाए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इस लाइन पर मुझे लगता है कि रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष को मजबूत रहने की ज़रूरत है, लेकिन क्या कारण है कि बार बार नरेंद्र मोदी को यहाँ अपने निर्णय वापस लेने पड़